नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद भारत के दुनिया के साथ रिश्तों की। वो दौर सोचिए ज़रा। दुनिया विश्व युद्ध से उभर ही रही थी, दो सुपर पावर बन रही थीं, पुराने साम्राज्य टूट रहे थे और इधर भारत, बंटवारे का दर्द, गरीबी, बहुत चुनौतियां थीं। सही बात है। और नेहरू जी ने कहा भी था, असल आज़ादी तो विदेश नीति से ही आती है। अगर आपके विदेशी संबंध कोई और कंट्रोल कर रहा है तो आप पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं। वो बस एक लोकल आज़ादी जैसी रह जाती है। तो आज हम इसी पर एक गहन चर्चा करेंगे कि भारत ने अपनी विदेश नीति की राह कैसे तय की। गुटनिरपेक्षता मतलब किसी खेमे में ना जाना, फिर चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते, शांति भी संघर्ष भी, और हाँ, भारत की परमाणु नीति, इन पर हमारा फोकस रहेगा। बिल्कुल। और ये जो भी बात हम कर रहे हैं वो हमारे पास जो दस्तावेज हैं उन पर आधारित हैं कि कैसे भारत ने उन शुरुआती चुनौतियों का सामना किया, क्या कदम उठाए। हमारा मकसद यही है कि उन सिद्धांतों और खास घटनाओं को समझें जिनसे भारत की शुरुआती विदेश नीति बनी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी के ठीक बाद माहौल कैसा था दुनिया में और भारत में? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय माहौल तो बहुत ही कह सकते हैं नाजुक था। वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को फिर से खड़ा होना था। यूएन जैसी संस्थाएं बनाने की कोशिश हो रही थी। उपनिवेशवाद खत्म हो रहा था, तो कई नए देश सामने आ रहे थे जी। और इन सबके सामने डबल चुनौती थी। लोकतंत्र भी लाना है और अपने लोगों की जिंदगी भी बेहतर बनानी है। और भारत की अपनी दिक्कतें कम नहीं थीं। अंग्रेजों से विरासत में मिले बॉर्डर के झगड़े, बंटवारे का इतना बड़ा सदमा और गरीबी से लड़ना तो था ही। हाँ, बिल्कुल। और इसी माहौल में भारत ने अपनी विदेश नीति की नींव रखी। लक्ष्य एकदम साफ था, भाई दूसरों की आजादी का सम्मान करो और शांति से अपनी सुरक्षा पक्की करो। ये सोच हमारे संविधान के आर्टिकल 51 में भी दिखती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, देशों के बीच अच्छे रिश्ते, कानूनों का सम्मान, बातचीत से झगड़े सुलझाना, ये सब। लेकिन विदेश नीति सिर्फ अच्छे विचारों से तो नहीं चलती ना। घर के हालात और दुनिया की राजनीति का भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। देखिए, जो नए नए देश आजाद हुए थे उनके पास संसाधन तो कम थे, तो जाहिर है उनका ध्यान पहले अपने पड़ोस में शांति बनाए रखने और विकास करने पर था। और ऊपर से पैसे और सुरक्षा के लिए उन्हें बड़े ताकतवर देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया साफ तौर पर दो खेमों में बंट गई थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। तो ज्यादातर नए देशों को मदद के लिए किसी न किसी तरफ झुकना पड़ा। अच्छा, और यहीं पर भारत ने कहा नहीं, हम किसी तरफ नहीं जाएंगे। ये था गुटनिरपेक्षता। ये बहुत बड़ा फैसला था उस वक्त। इसका ठीक ठीक मतलब क्या था और ये सोच आई कहां से? अब सीधा सा मतलब तो यही था कि अमेरिका वाला नेटो और सोवियत संघ वाला वॉरशॉ पैक्ट, इन सैनिक गठबंधनों से दूर रहना है। और ये सोच कोई रातों रात नहीं आई। इसकी जड़ें हमारे अपने स्वतंत्रता आंदोलन में थीं। हमारा जो आज़ादी का संघर्ष था वो दुनिया भर में चल रहे एंटी कॉलोनियल संघर्षों का ही एक हिस्सा था। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए को ही देख लीजिए। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भारत के बाहरी संपर्क बन रहे थे। और नेहरू जी, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी रहे 1946 से 64 तक, उनकी भूमिका तो इसमें सबसे अहम रही होगी। उनके सामने शायद 3 बड़े लक्ष्य थे: देश की संप्रभुता बचाना, सीमाओं की रक्षा करना और तेजी से आर्थिक विकास करना। बिल्कुल। और इन तीनों लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को एक रणनीति की तरह देखा। 1947 की शुरुआत में ही उन्होंने केपीएस मनन को लिखा भी था कि भाई देखो, हम किसी एक गुट के खिलाफ दूसरे गुट में शामिल नहीं होंगे, सबसे दोस्ती रखेंगे पर किसी के पाले में नहीं बैठेंगे। लेकिन क्या देश के अंदर सभी लोग इस नीति से सहमत थे या इस पर कोई बहस भी हुई थी? बहस तो हुई थी। जैसे डॉक्टर अंबेडकर थे, भारतीय जनसंघ के नेता थे। उन्हें लगता था कि भारत को अमेरिका के साथ जो डेमोक्रेटिक खेमा था उसके करीब जाना चाहिए। पर विदेश नीति के मामलों में नेहरू जी का प्रभाव इतना ज्यादा था कि आखिरकार गुटनिरपेक्षता ही भारत का रास्ता बनी है। इस रास्ते पर चलना मतलब संतुलन साधना, जी, ये कितना मुश्किल रहा होगा, दो इतनी बड़ी ताकतों के बीच अपनी जगह बनाना। बहुत मुश्किल। और यह संतुलन हमेशा एक जैसा रहा भी नहीं, कई बार डगमगाया भी। जैसे आप देखिए, 1956 में जब ब्रिटेन में मिस्र पर हमला किया स्वेज नहर वाले मामले में, तो भारत ने खुलकर विरोध किया। हाँ। लेकिन उसी साल जब सोवियत संघ ने हंगरी पर हमला किया, तब भारत ने उस तरह खुलकर सार्वजनिक निंदा नहीं की। तो इस तरह के कह सकते हैं विरोधाभास दिखते हैं। पर फिर भी ज्यादातर मामलों में भारत ने कोशिश की कि वो स्वतंत्र स्टैंड ले, और इसका फायदा ये हुआ कि उसे दोनों खेमों से थोड़ी थोड़ी मदद मिलती रही। अमेरिका को ये सब पसंद नहीं आ रहा होगा, भारत का ये स्वतंत्र रवैया। बिल्कुल नहीं।
अमेरिका को भारत की आज़ाद सोच बिल्कुल रास नहीं आ रही थी, खासकर सोवियत संघ से जो हमारी नज़दीकियां बढ़ रही थीं। और जब पाकिस्तान अमेरिकी सैनिक गुटों में शामिल हो गया, तब तो भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव और बढ़ गया। अच्छा, और आर्थिक मोर्चे पर क्या असर हुआ इसका? हमारी शुरुआती विकास की नीति क्या थी? क्या उसका दुनिया से जुड़ाव था? देखिए, भारत ने प्लानिंग करके विकास करने का रास्ता अपनाया था। उसमें जोर था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर, मतलब बाहर से सामान मंगाने के बजाय कोशिश करो कि देश में ही बना लो। अच्छा। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत नहीं बढ़ा और दुनिया के साथ आर्थिक जुड़ाव भी थोड़ा सीमित ही रहा। लेकिन नेहरू जी की नज़र सिर्फ भारत तक ही नहीं थी। वो एशिया और अफ्रीका के जो नए नए देश आज़ाद हो रहे थे, उन्हें साथ लाना चाहते थे। ये जो अफ्रो एशियाई एकता की बात होती है, इसके लिए क्या कोशिशें हुई? हाँ, भारत का साइज, उसकी लोकेशन, इसको देखते हुए स्वाभाविक भी था कि नेहरू एशिया और दुनिया के मामलों में भारत के लिए एक बड़ा रोल देख रहे थे। उन्होंने तो आज़ादी से पहले ही मार्च 1947 में दिल्ली में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। फिर 1949 में इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। भारत हमेशा से उपनिवेशवाद और रंगभेद के सख्त खिलाफ रहा है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में था। और इसी कड़ी में 1955 का बांडुंग सम्मेलन बहुत अहम माना जाता है। बिल्कुल, इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में हुआ था ये अफ्रो एशियाई सम्मेलन इन कोशिशों का एक शिखर था, कह सकते हैं। और यहीं से गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम की नींव पड़ी। पहला नैम समिट 1961 में बेलग्रेड में हुआ और नेहरू जी इसके मुख्य संस्थापकों में से एक थे। उस समय एक तरह से भारत की छवि एक नैतिक शक्ति वाली बन रही थी। मुझे याद है सी राजगोपालाचारी ने 1950 में लिखा भी था कि कैसे भारत के पास ना बड़ी फौज है, ना बहुत पैसा, फिर भी दुनिया में उसकी बात सम्मान से सुनी जाती है। हाँ, ये दिलचस्प बात है। एक तरफ ये नैतिक शक्ति वाली छवि और दूसरी तरफ पड़ोसियों के साथ रिश्ते काफी उलझ रहे थे। पाकिस्तान से तो खैर बंटवारे के वक्त से ही तनाव शुरू हो गया था, लेकिन चीन के साथ तो शुरुआत अच्छी हुई थी। हाँ, 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई तो भारत उसे मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में से था। नेहरू शायद चीन को एक साथी की तरह देखते थे जो पश्चिमी दबदबे से बाहर निकला है। हाँ, हालांकि पटेल जैसे नेता थे जो शुरू से चीन को लेकर थोड़े शक में थे, पर नेहरू को लगता था कि चीन से हमले का कोई खास खतरा नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि चीन सीमा पर काफी समय तक रेगुलर आर्मी की जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस ही तैनात थे। और फिर 1954 में पंचशील समझौता हुआ, नेहरू और चीनी प्रीमियर चाओ एनलाई के बीच। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, लगा कि दोस्ती और पक्की होगी। हाँ, लेकिन तभी तिब्बत का मुद्दा बीच में आ गया। ये तनाव का एक बड़ा कारण बना। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। भारत ने कोशिश की कि चीन तिब्बत की स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी का सम्मान करे। पंचशील समझौते में भी एक बात थी कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। इसी के तहत भारत ने तिब्बत पर चीन का दावा मान लिया था। लेकिन हालात बिगड़ते चले गए और 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। ये तो बहुत बड़ा मोड़ था। बहुत बड़ा। चीन ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया। तिब्बत में असल में चीन के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था जिसे फौज ने दबा दिया था। दलाई लामा के भारत आने से रिश्ते एकदम बिगड़ गए। आज भी आप देखें, बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी भारत में हैं, खासकर धर्मशाला में जहां दलाई लामा रहते हैं। चीन तो तिब्बत को अपना अटूट हिस्सा मानता है, जबकि बहुत से तिब्बती मानते हैं कि ये उनकी संस्कृति और धर्म पर हमला है। तिब्बत के बाद फिर सीमा विवाद भी शुरू हो गया। हाँ, मुख्य झगड़ा 2 जगहों पर था। एक पश्चिम में लद्दाख का अक्साई चीन इलाका और दूसरा पूरब में, जिसे तब एनीफा कहते थे, आज का अरुणाचल प्रदेश। भारत का कहना था कि ये सीमा तो अंग्रेजों के जमाने में तय हो गई थी। चीन कहता था कि वो पुराने कॉलोनियल समझौते नहीं मानता। और 1957 से 59 के बीच चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा करके वहां एक सड़क भी बना ली। बातचीत से कोई हल नहीं निकला। और फिर आया 1962 का युद्ध, एक बड़ा झटका। बिल्कुल। अक्टूबर 1962 में जब पूरी दुनिया का ध्यान क्यूबा मिसाइल संकट पर था, चीन ने दोनों ही विवादित इलाकों पर अचानक बड़ा हमला कर दिया। अरुणाचल में तो चीनी सेना काफी अंदर तक आ गई थी। लद्दाख में हमारी सेना ने उन्हें रोका। फिर आखिर में चीन ने खुद ही युद्ध विराम की घोषणा की और अपनी सेना वापस बुला ली। इस हार का भारत पर क्या असर पड़ा होगा? नेहरू जी की छवि पर, देश के मनोबल पर? असर बहुत गहरा था। देश में भी और बाहर भी भारत की इमेज को बहुत धक्का लगा। हमें अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य मदद मांगनी पड़ी। ये गुटनिरपेक्षता की नीति के लिए भी एक तरह का झटका था। हाँ, देश में एक राष्ट्रीय अपमान जैसी भावना थी, लेकिन साथ ही राष्ट्रवाद की भावना भी मजबूत हुई।
उस वक्त के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा। नेहरू जी की भी काफी आलोचना हुई कि वो चीन के इरादों को सही से समझ नहीं पाए या सेना की तैयारी में कमी रह गई। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। वो लता मंगेशकर का गाना ए मेरे वतन के लोगों और उस पर नेहरू जी के रोने वाला किस्सा भी शायद इसी दौर का है, जो उस वक्त के माहौल को दिखाता है। हाँ बिल्कुल, युद्ध का असर अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ा। चीन और सोवियत संघ के बीच जो मतभेद बढ़ रहे थे, उसका असर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई पर पड़ा। 1964 में पार्टी दो हिस्सों में बंट गई, सीपीआई और सीपीआई-एम। युद्ध ने सरकार का ध्यान नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी खींचा। नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला, मणिपुर और त्रिपुरा को अपनी विधानसभा मिली। चीन के साथ रिश्ते सुधरने में फिर कितना वक्त लग गया? काफी वक्त लग गया, 1 दशक से ज्यादा। 1976 में जाकर डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरी तरह बहाल हुए। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो तब विदेश मंत्री थे, वो चीन गए। और फिर बाद में राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री बने, जो नेहरू के बाद चीन गए। तब से धीरे धीरे व्यापार पर ज्यादा जोर रहा है, हालांकि सीमा विवाद तो अब भी है। चीन के बाद अब पाकिस्तान पर आते हैं। यहाँ तो कहानी शुरुआत से ही कश्मीर पर संघर्ष की रही। हाँ, 1947 में ही एक तरह की प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई थी। मामला यूएन चला गया। लेकिन देखिए, इस तनाव के बीच भी कुछ सहयोग की बातें भी हुई हैं। जैसे बंटवारे के समय जो महिलाएं इधर उधर हो गई थीं, उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाने में दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया। और सिंधु नदी के पानी के बंटवारे पर 1960 में नेहरू और जनरल अयूब खान ने वर्ल्ड बैंक की मदद से समझौता किया। वो समझौता आज भी चल रहा है। ये अहम बात है। लेकिन फिर 1965 में दोबारा युद्ध हुआ। हाँ, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान ने पहले गुजरात के कच्छ के रण में हमला किया, फिर अगस्त-सितंबर में कश्मीर में बड़ा हमला कर दिया। उन्हें शायद उम्मीद थी कि कश्मीर के लोग उनका साथ देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। शास्त्री जी ने फिर पंजाब बॉर्डर पर जवाबी हमला करने का आदेश दिया। भारतीय सेना लाहौर के काफी नजदीक पहुंच गई थी। युद्ध रुका कैसे फिर? यूएन ने दखल दिया। फिर जनवरी 1966 में शास्त्री जी और अयूब खान ने ताशकंद में एक समझौता साइन किया। इसमें सोवियत संघ ने मध्यस्थता की थी। भारत ने पाकिस्तान को काफी सैनिक नुकसान पहुंचाया था इस युद्ध में, लेकिन युद्ध की वजह से हमारी जो आर्थिक हालत थी वो और मुश्किल हो गई। और फिर आया 1971 का बांग्लादेश युद्ध। इसकी जड़ें तो पाकिस्तान के अंदरूनी संकट में थीं, है ना? बिल्कुल। 1970 में पाकिस्तान में पहली बार आम चुनाव हुए। नतीजा बंटावा आया। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जीती और पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग। पूर्वी पाकिस्तान की जो बंगाली आबादी थी, वो सालों से महसूस कर रही थी कि उनके साथ दुय्यम दर्जे का बर्ताव हो रहा है। उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के जो शासक थे, उन्होंने ये चुनावी नतीजा मानने से इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने नतीजा मानने से इनकार कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और पूर्वी पाकिस्तान में सेना ने दमन का राज शुरू कर दिया। इसी के जवाब में वहां के लोगों ने पाकिस्तान से आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू कर दी, बांग्लादेश बनाने के लिए। भारत पर इसका सीधा असर पड़ा होगा। लाखों शरणार्थी भारत आ गए थे। हाँ, करीब 80 लाख शरणार्थी। ये बहुत बड़ा बोझ था। भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई को नैतिक और कह सकते हैं भौतिक समर्थन भी दिया। पाकिस्तान इल्जाम लगा रहा था कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है। इसी बीच दुनिया की राजनीति भी बदल रही थी। अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। इस अमेरिका पाकिस्तान चीन की धुरी का मुकाबला करने के लिए भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 साल की शांति और दोस्ती की संधि की। अच्छा, ये एक बड़ा कदम था। हाँ, इससे हमें यह भरोसा मिला कि अगर हमला होता है तो सोवियत संघ मदद करेगा। ये गुटनिरपेक्षता से थोड़ा हटना था, लेकिन उस वक्त की जरूरत थी शायद। और फिर दिसंबर 1971 में सीधी जंग शुरू हो गई। जी, पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी एयरबेस पर हमले किए। भारत ने फिर दोनों मोर्चों पर, पश्चिम और पूर्व में, जोरदार जवाबी कार्रवाई की। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब ने मिलकर। पूर्वी पाकिस्तान में वहां के लोगों के समर्थन से भारतीय सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ी और सिर्फ 10 दिनों के अंदर ढाका को 3 तरफ से घेर लिया। करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। बांग्लादेश एक आज़ाद देश बना और भारत ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसके बाद शिमला समझौता हुआ। हाँ, 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। इस जीत से देश में बहुत उत्साह था। इंदिरा गांधी बहुत लोकप्रिय हो गई। लेकिन इन सारे युद्धों का, संघर्षों का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? विकास पर क्या असर पड़ा? असर तो बहुत बुरा पड़ा।
जो संसाधन विकास पर लगने चाहिए थे वो रक्षा खर्च में जाने लगे। खासकर 1962 के चीन युद्ध के बाद रक्षा उत्पादन के लिए, सप्लाई के लिए नए डिपार्टमेंट बने। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं पटरी से उतर गईं। युद्धों के बाद भारत का डिफेंस का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया और बाद में हमें 1999 में कारगिल का संघर्ष भी झेलना पड़ा। युद्धों के अलावा एक और बहुत अहम पहलू है भारत की विदेश नीति का, वो है परमाणु नीति। पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में हुआ था, लेकिन नेहरू जी तो परमाणु हथियारों के सख्त खिलाफ थे। हाँ बिल्कुल, नेहरू जी विज्ञान और तकनीक के बहुत बड़े समर्थक थे और होमी भाभा के नेतृत्व में 1940 के दशक के आखिर में ही भारत का परमाणु कार्यक्रम शुरू हो गया था। लेकिन उसका लक्ष्य शुरू में एकदम साफ था, शांतिपूर्ण कामों के लिए परमाणु ऊर्जा बनाना, जैसे बिजली पैदा करना। नेहरू जी हमेशा पूरी दुनिया से परमाणु हथियार खत्म करने की बात करते थे। पर दुनिया में तो हथियार बढ़ रहे थे। चीन ने 1964 में ही परमाणु परीक्षण कर लिया था। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन वो बाकी दुनिया पर 1968 में एक संधि थोपना चाह रहे थे, एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि। इसका मतलब था कि जिनके पास हैं वो रखें पर कोई नया देश न बनाए। अच्छा, और भारत ने इसे भेदभाव वाला माना और साइन करने से मना कर दिया। बिल्कुल, भारत हमेशा से कहता आया कि यह संधि भेदभाव करती है, इसीलिए हमने साइन नहीं किया। तो जब 1974 में भारत ने अपना पहला परीक्षण किया तो उसे शांतिपूर्ण विस्फोट कहा। भारत का तर्क यही रहा कि हम परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ शांति के कामों के लिए करने को प्रतिबद्ध हैं। ये परीक्षण उस समय हुआ जब देश में भी हालात मुश्किल थे। हाँ, वो घरेलू राजनीति के लिहाज से काफी मुश्किल दौर था। 1973 के अरब इजरायल युद्ध के बाद तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। पूरी दुनिया में तेल संकट था। भारत में महंगाई बहुत ज्यादा थी। कई आंदोलन चल रहे थे, रेलवे की बड़ी हड़ताल हुई थी। उसी माहौल में ये परीक्षण हुआ। बाद में भारत ने फिर परमाणु परीक्षण किए 1998 में। हाँ, मई 1998 में। भारत एनपीटी के अनिश्चितकालीन विस्तार के भी खिलाफ था और उसने सीटीबीटी यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भी साइन करने से मना कर दिया था। 1998 के परीक्षणों से भारत ने यह दिखा दिया कि उसके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु क्षमता है। इसके फौरन बाद पाकिस्तान ने भी परीक्षण किए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना हुई। दोनों देशों पर प्रतिबंध भी लगे, जो खैर बाद में हटा लिए गए। तो अब आज के समय में भारत की परमाणु नीति क्या है? क्या सिद्धांत हैं उसके? देखिए, भारत की घोषित नीति है विश्वसनीय न्यूनतम निवारण, यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इसका मतलब है कि हमारे पास कम से कम इतने परमाणु हथियार हों कि कोई हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचें। साथ ही हम पहले इस्तेमाल नहीं, यानी नो फर्स्ट यूज की नीति पर कायम हैं। और हम आज भी दुनिया से पूरी तरह वेरीफाई हो सकने वाले तरीके से बिना किसी भेदभाव के परमाणु निरस्त्रीकरण के पक्ष में हैं। इतनी सारी घटनाएं हुई, इतने बदलाव आए, क्या विदेश नीति के कुछ बुनियादी मामलों पर देश में पार्टियों के बीच एक आम सहमति रही है? हाँ, मोटे तौर पर देखें तो रही है। जैसे देश की एकता का सवाल हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा का सवाल हो या राष्ट्रीय हित के मुद्दे हों, इन पर ज्यादातर पार्टियों में सहमति रही है। भले ही विदेश नीति को चलाने के तौर तरीकों पर थोड़े बहुत मतभेद रहे हों। इसीलिए आप देखेंगे कि 1962 से 71 के बीच जब भारत ने 3 युद्ध लड़े या उसके बाद भी जब अलग अलग पार्टियां सत्ता में आईं, विदेश नीति कभी बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बनी। लेकिन समय के साथ विदेश नीति में बदलाव तो आए हैं, जैसे 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी। हाँ, जनता पार्टी ने कहा था कि वो वास्तविक गुटनिरपेक्षता अपनाएगी। इसका मतलब था कि जो सोवियत संघ की तरफ झुकाव दिखता है उसे ठीक किया जाएगा। उसके बाद से चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या गैर कांग्रेसी, सभी ने चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने और अमेरिका के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिशें की हैं। और 1990 के बाद क्या बदला, जब सोवियत संघ टूट गया? सोवियत संघ के बिखरने के बाद दुनिया एक तरह से एक ध्रुवीय हो गई। अमेरिका का दबदबा बहुत बढ़ गया। रूस भारत का एक अहम दोस्त बना रहा, लेकिन उसकी वो पहले वाली ग्लोबल ताकत नहीं रही। तो ऐसे में भारत की विदेश नीति का झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा हुआ है। और एक और बड़ा बदलाव यह आया है कि अब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में आर्थिक हितों का महत्व सैन्य हितों से कहीं ज्यादा हो गया है। इसका असर भी हमारी विदेश नीति के विकल्पों पर पड़ा है। और पाकिस्तान के साथ रिश्तों में क्या स्थिति रही है हाल के दशकों में? देखिए, कश्मीर तो मुख्य मुद्दा बना ही हुआ है, लेकिन रिश्ते सामान्य करने की कई कोशिशें भी हुई हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोगों का आना जाना, व्यापार बढ़ाने पर बातचीत, ये सब हुआ है। दोनों देशों के बीच बस और ट्रेन सेवा चलना एक बड़ी उपलब्धि थी। हाँ। लेकिन इससे भी 1999 में कारगिल जैसी स्थिति को टाला नहीं जा सका। उस झटके के बाद भी
स्थायी शांति के लिए बातचीत की कोशिशें जारी रही हैं उतार चढ़ाव के साथ। तो कुल मिलाकर ये एक लंबा और काफी उतार चढ़ाव भरा सफर रहा है। भारत ने गुटनिरपेक्षता के साथ शुरुआत की, शीत युद्ध का दौर देखा, पड़ोसियों के साथ युद्ध भी हुए, सहयोग भी हुआ, परमाणु शक्ति बना और बदलते वक्त के साथ अपनी रणनीति भी लगातार बदली। बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि भारत ने शुरुआत में नैतिक शक्ति और पंचशील जैसे आदर्शों पर इतना जोर दिया था, लेकिन फिर उसे युद्ध भी लड़ने पड़े, परमाणु हथियार भी बनाने पड़े। तो ये जो एक तरह का विरोधाभास है, ये विश्व मंच पर भारत की भूमिका और उसके हितों के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलता है या उसे चुनौती देता है, खासकर आज के बदलते हुए ग्लोबल माहौल में, जहां आदर्शों और ज़मीनी हकीकत के बीच संतुलन साधना शायद पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है।